नमस्कार दोस्तों। प्रशासनिक चिंतक सीरीज़ में हम लूथर गुलिक और लेंडल उर्विक को पढ़ रहे हैं। आज इनकी तीसरी वीडियो शुरुआत करते हैं। लोक प्रशासन में समय और मानवीय कारक। गुलिक ने अपने हाल के लेखों में महसूस किया है कि 50 साल पहले उन्होंने लोक प्रशासन के संबंध में जो पेपर्स ऑन द साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन संपादित किए थे, तब के मुकाबले आज इस क्षेत्र में बहुत तब्दीली आ गई है। यह तब्दीली प्रशासन की प्रकृति में हुए प्रभावशाली बदलावों के चलते आई है, मगर वह अपने 50 सालों के विश्लेषणात्मक अनुभव के आधार पर कहते हैं कि कुछ भी हो, सरकारें बनती हैं तो आदमियों से ही, और उन्हें चलाने भी आदमी ही आते हैं। साथ ही इन सरकारों का प्रमुख कार्य लोगों की मदद करना, उनकी सेवा करना और उन पर नियंत्रण करना ही है। वह मौजूदा प्रशासन की जटिल प्रकृति और परिवर्तनशीलता को समझने के लिए आदमी का आधार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वह मानते हैं कि आदमी ही इस क्षेत्र का भविष्य निर्धारित करेगा, इसलिए सबसे ज़रूरी इस बात को जानना है कि आदमी परिवर्तनीय घटकों की रचना कैसे करता है, जो कि प्रशासन की प्रकृति के मूलभूत घटक साबित होते हैं। गुलिक जोर देकर कहते हैं कि राज्य का सर्वप्रमुख काम लोगों का कल्याण करना होना चाहिए, उनके जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए, ताकि बदलते हुए पर्यावरण की चुनौतियों का सामना किया जा सके। मगर वह अफसोस के साथ कहते हैं कि आधुनिक राज्य की समूची संरचना युद्ध को ध्यान में रखकर की गई है। परिणाम स्वरूप आधुनिक राज्य की रूपरेखा युद्धक है। सारे अधिकारियों के साथ यह सर्वसत्तावादी है। अधिकार सिर्फ शीर्ष लोगों के पास ही केंद्रित है, जबकि सारे काम ऐसे मातहत श्रेणी के कर्मचारी और स्थानीय कमांडरों के जिम्मे होते हैं जिनका श्रेय उन्हें नहीं मिलता। यहाँ तक कि गुलिक कहते हैं कि यह आधुनिक लोक प्रशासन की शब्दावली भी सैन्य समूह में व्युत्पन्न है। हम पद और कर्मचारियों की बात करते हैं, फील्ड कमांडर्स की बात करते हैं तथा प्रतार्थ और मानव श्रम की बात करते हैं। साथ ही जब हम कीमत और लाभ की बात करते हैं तो खालिश आंकड़ों की बात करते हैं। मानव मूल्य और कल्याण कई संदर्भ में है ही नहीं। गुलिक लोक प्रशासन के क्षेत्र में नए नजरिए, राज्य के सांगठनिक मूलाधारों में व्यापक बदलाव, केंद्रीयतावादी चरित्र की जगह विकेंद्रीकरण की पक्षधरता और पदानुक्रम तथा सैन्य संरचना की जगह लोकतांत्रिक संरचना वाले राज्य की कल्पना प्रस्तुत करते हैं। वह सुझाते हैं कि लोक प्रशासन को अस्तित्वहीन आर्थिक व्यक्ति को भूल जाना चाहिए और अस्तित्वहीन मुक्त बाजार के साथ वास्तविकता से पेश आना चाहिए तथा अपनी मूल संवेदनाओं में मानव कल्याण को शामिल करना चाहिए। गुलिक यह बात भी वजनदार ढंग से कहते हैं कि समय हर घटना के लिए महत्वपूर्ण कारक होता है। इसके बिना ना तो परिवर्तन हो सकता है और ना ही विकास। प्रबंधन के उत्तरदायित्व का तय किया जाना और कार्य कारण स्थितियों के लिए भी समय प्रभावशाली कारक है। उनके मुताबिक लोक नीति की हर पहल की जड़ें समय में होती हैं और लोकतंत्र में जो समय शासन कला का प्रमाण चिन्ह है, मगर वह शिकायत करते हैं कि लोक प्रशासन में समय जैसे कारक की उपेक्षा हुई है। गुलिक समय का विशिष्ट ढंग से वर्गीकरण करते हैं। वह इसके 5 प्रमुख पहलुओं का जिक्र करते हैं। पहला है समय निवेश के रूप में, दूसरा है समय नतीजे के रूप में, तीसरा है समय घटना प्रवाह के रूप में, चौथा है समय 2 या 2 से अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं अथवा प्रक्रियाओं के अंतराल के रूप में, और 5वां है समय प्रबंधन नीति के रूप में। गुलिक कहते हैं लोक प्रशासन के लिए समय का महत्वपूर्ण व्यवहारिक अर्थ है। चूँकि प्रशासन के प्रबंध में सिद्धांत अपने समय की संस्कृति से पैदा होते हैं और संस्कृति हमेशा सामयिक मूल्यों का विस्तार होती है, इसलिए प्रशासन को हमेशा समय सापेक्ष होना चाहिए। ऐसा होने से संगठनों में बड़े परिवर्तनों को अपने समय के आसानी से समाहित किया जा सकता है। समय इसलिए भी किसी संगठन के लिए अनिवार्य कारक है कि वह कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक जीवोन्दीपित पिंड है। उनका सुझाव है कि समय लोक प्रबंध में रणनीति और नैतिक चिंता का केंद्रीय विषय होना चाहिए। इसलिए सरकार को समय के मुताबिक और समय के साथ ही योजनाओं का सृजन और उन पर क्रियान्वयन करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे आलोचनात्मक मूल्यांकन। गुलिक और उर्विक के संगठन सिद्धांतों की कड़ी आलोचना हुई थी। सिद्धांतों के बारे में काफ़ी कुछ लिखने के बाद भी यह स्पष्ट कर पाने में असफल थे कि वह अपने इन सिद्धांतों के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। आमतौर पर सिद्धांतों को परीक्षण की सार्वभौमिक कसौटी पर कसा जा सकता है, मगर जहाँ तक कि प्रशासन का संबंध है, वहाँ इस तरह के सार्वभौमिक सिद्धांत लगभग नहीं ही मिलते, क्योंकि ये सिद्धांत आमतौर पर ऐसे लोगों
की निजी अवधारणाओं से जनित होते हैं, जिन्होंने प्रशासन को नज़दीक से देखा और बढ़ता होता है। इसलिए ये सिद्धांत वैज्ञानिक कसौटी पर सार्वभौमिक होने के बजाय आमतौर पर निजी सुझावों की कोटि के होते हैं। एल.डी. वाइट कहते हैं, लाइफ, स्टाफ, सहायक एजेंसियां, श्रेणीक्रम, अधिकार और केंद्रीकरण, ये तमाम शब्द प्रशासनिक परिस्थितियों का वर्गीकरण करने और यथायोग्य इस वर्णन करने में तो उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल प्रशासन का वैज्ञानिक सूत्रीकरण करने का हो तो ऐसा ये नहीं करते। एल.डी. वाइट आगे कहते हैं कि गुलिक और उर्विक यह बात स्पष्ट ढंग से नहीं कहते कि किसी व्यवस्था को केंद्रीकृत होना चाहिए या विकेंद्रीकृत। उनके ये सिद्धांत यह बता पाने में भी असफल है कि सहायक एजेंसियों को कम अधिकार सौंपे जाने चाहिए या ज़्यादा। उन्हें अधिकार के साथ दायित्व किस हद तक सौंपे जाने चाहिए। इस तरह देखा जाए तो सिद्धांत कोई नियम नहीं बल्कि एक क्षेत्र के कुछ सुझाव मात्र हैं। लेखक द्वय महज काम में आने लायक व्यवहार के कुछ नियम सुझाते हैं, जिन्हें व्यापक अनुभव से बेहतर प्रदान की है। ऐसे लेखकों की कमी नहीं है जिन्होंने गुलिक और उर्विक के संगठन सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई हैं। ऐसे लेखकों में सबसे ऊपर नाम आता है हर्बर्ट साइमन का। साइमन कहते हैं, प्रशासन के इन सिद्धांतों में एक खामी तो यह है कि इन सबको साथ इनका विलोमार्थी सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है। एक तरह से ये सिद्धांत मुहावरों की तरह जोड़े में हैं। मज़े की बात तो यह है कि इन सिद्धांतों और इनके विलोमार्थी दोनों एक ही समय में सक्रिय रहते हैं और ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे स्पष्ट ढंग से पता चल सके कि सही कौन है और गलत कौन। इससे एक तात्कालिक भ्रम पैदा होता है कि आखिर लागू किसे किया जाए। उदाहरण के लिए उनका एक सिद्धांत रहता है, विशेषज्ञता से कार्यकुशलता बढ़ती है, मगर इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्षेत्र विशेष की विशेषज्ञता अच्छी होती है या कार्य संचालन की विशेषज्ञता बेहतर होती है। विशेषज्ञता का यह सिद्धांत दो विकल्पों में से किसी एक को चुनने में मदद नहीं पहुंचाता। यहाँ ऐसा लगता है कि विशेषज्ञता के सिद्धांत में दिख रही सरलता भ्रामक है। वह एक ऐसी जटिल सरलता है कि जिसमें किंतु परंतु की अनेकार्थता छिपी है। ठीक इसी तरह विशेषज्ञता और आदेश देने के अधिकार सिद्धांत के बीच भी असंगति है। गुलिक द्वारा प्रतिपादित आदेश की एकता का सिद्धांत व्यावहारिक रूप से कभी फलीभूत किसी भी संगठन में होता नहीं दिखा। आमतौर पर यही देखा गया है कि संगठन में कार्यरत विशेषज्ञ हमेशा प्रशासनिक और तकनीकी मामलों में उच्च अधिकारियों के ढीले नियंत्रण के अधीन होते हैं। साक्ष्य बताते हैं कि आमतौर पर वास्तविक प्रशासन व्यवहार दर्शाता है कि विशेषज्ञता की जरूरतों को काफ़ी हद तक आदेश की एकता से कहीं अधिक प्राथमिक माना जाता है। इस तरह की एक और विरोधाभासी स्थिति का संबंध विस्तार के नियंत्रण सिद्धांत से है। एक सिद्धांत कहता है कि प्रशासनिक कुशलता संगठन को छोटा रखने की स्थिति में बढ़ती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें कार्य प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलती है। मगर यहाँ विरोधाभास यह है कि जब संगठन की संरचना छोटी कर दी जाए तो नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। इस तरह एक सिद्धांत के लागू होने की स्थिति में दूसरे सिद्धांत के साथ ज्यादती हो जाती है। यही नहीं, इन्होंने मातहतों के जिन आदर्श संख्या को 5 और 11 के बीच बताया है, उन संख्या निर्धारण की भी कोई वैज्ञानिक वैधानिकता सिद्ध नहीं होती। इसी क्रम में साइमन ने विभागीकरण के सिद्धांत में से चयन करने की प्रक्रिया में मौजूद विरोधाभास को चिन्हित किया है। साइमन महसूस करते थे प्रशासन के सिद्धांत ही प्रशासनिक परिस्थितियों को पहचानने और उन्हें वर्णन करने में सर्वाधिक सक्षम मानदंड है। उनके अनुसार बताए गए सभी प्रशासनिक सिद्धांतों को एक प्रभावी प्रशासनिक संगठन का महज ढांचा मानना होगा। इन सिद्धांतों में से किसको श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं मानना चाहिए। विभिन्न सिद्धांतों के लाभ हानि को संपूर्ण कुशलता के बरक्स तुलनात्मक स्तर पर आंकना चाहिए। सिद्धांतों को चुनने में अवसर के अनुकूल उनकी प्रासंगिकता को मानदंड बनाना चाहिए। शास्त्रीय प्रशासनिक विज्ञान की शायद सबसे बड़ी असफलता इनके सिद्धांतों का वैज्ञानिक कसौटी में खरा न उतरना है। इसी वजह से विज्ञान होने का इनका दावा कमजोर है। आमतौर पर बड़े सुसंगत दिखने वाले प्रशासनिक सिद्धांत वैज्ञानिक परीक्षण के दौरान ढह जाते हैं। शायद ऐसा इसलिए होता है कि जिन कार्रवाई में इनका इस्तेमाल होता है वह इतनी सुसंगत वैज्ञानिक कार्रवाइयाँ नहीं होती, इसलिए ऐसी कार्रवाइयों में इनका पूरी तरह से इस्तेमाल संभव नहीं है। और दूसरे वैज्ञानिक सिद्धांतों की तरह नियंत्रित स्थितियों में भी इसकी बार बार परख या प्रयोग संभव नहीं है। शास्त्रीय प्रशासनिक संगठन की इसलिए भी आलोचना हुई है कि इन्होंने संगठन में मानवीय कारकों की अनदेखी की है। शास्त्रीय सिद्धांतकारों की ये एक बड़ी खामी है कि वे आमतौर पर संगठन के व्यक्तियों की भूमिका को नगण्य मानते रहे हैं।
सबसे पहले तो उनमें एक खामी यही रही कि आदमी को एक निष्क्रिय उपकरण मानने की प्रवृत्ति के शिकार रहे हैं। ये आदमियों की मौलिक गुणों पर आधारित व्यक्तिगत योगदान करने वाले उपकरणों में से इतर तत्व मानने से संकोच करते रहे हैं। शायद इन सिद्धांतकारों की यही एक प्रमुख चूक थी जिसके विरुद्ध मानवीय संबंध आंदोलन विकसित हुआ और व्यवहारवादी आंदोलनों को प्रश्रय मिला। इन वजहों से किसी हद तक शास्त्रीय सिद्धांतकार की विफलता कम हुई और वे ज़्यादा ग्राह्य बने। क्योंकि आदमी एक जीवित तत्व है, इसलिए उसकी प्रक्रिया और शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह की प्रक्रियाओं का मिश्रण है, इसलिए उसका व्यवहार जटिल और मशीन की तरह सुनिश्चित नहीं है। इसी वजह से मनुष्य मशीन के मुकाबले कम विश्वस्त होता है। कर्मचारियों से सिर्फ इसी आधार पर अधिकतम योगदान नहीं हासिल किया जा सकता कि उन्हें विधिवत तरीके से दायित्व सौंपा जा चुका है। साथ ही कर्मचारी स्थायी घटक नहीं होते बल्कि व्यवस्था के परिवर्तनीय तत्व होते हैं। ऐसे में आवश्यक नहीं है कि वैसे ही लोग मिल जाएं जैसे संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए चाहिए हों। ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी को इस तरह से रखा जा सकता है कि वे सुनिश्चित आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करें। इस तरह देखा जाए तो मानव संसाधन संगठन के लिए बहुत जटिल अपने जैविक स्वभाव के कारण मगर जरूरी संसाधन है। संगठन की मशीनरी पद्धति के लिए मानव स्वभाव एक महत्वपूर्ण सीमा भी है। गौरतलब है कि अगर आदमियों के जरिए कोई लक्ष्य हासिल करना है तो उन्हें इस प्रयास के लिए लगातार प्रोत्साहित करना पड़ेगा। प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतों में से एक प्रोत्साहन प्रयासों का अभाव है। वहाँ इस तरह की अवधारणा ही पूर्ण नहीं है, इसलिए उनके आशय अस्पष्ट है। हालांकि बाद में कई लेखकों ने इस ओर ध्यान दिया है तथा प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन को अपने एजेंडे में शामिल किया है। बात में कोई संदेह नहीं है कि तमाम शास्त्रीय सिद्धांतकार हैं जिनके लेखन में प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन जैसे तत्वों के प्रमाण मौजूद हैं। उदाहरण के लिए गुलिक कहते हैं कि सामाजिक प्रयोग आदमियों द्वारा आदमियों के लिए आदमियों पर होने चाहिए, क्योंकि इससे परिकल्पना के सत्यापन की प्रक्रिया काफ़ी हद तक सीमित हो जाती है। वजह स्पष्ट है, न केवल मानव जीवन के मूल्य और गरिमा बल्कि वह स्वयं अपने ऊपर हो रहे प्रयोगों में लगातार व्यवधान डालता है। गुलिक हमें यह भी बताते हैं कि आदमी एक गतिमान तत्व है। अपनी गतिज दुर्लभता के कारण आदमी पूर्वानुमानों के योग्य और अयोग्य या तार्किक और भावनात्मक व्यवहार से कुछ विशेष अनुपात में जुड़ता है। साथ ही इसकी विशिष्टता के चलते हम कुछ दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर नियंत्रित प्रयोगों को दोहरा पाने में असमर्थ होते हैं। इसी वजह से हम अपनी इच्छा के मुताबिक बार बार सिद्धांतों को परखने की योग्यता नहीं रखते। इन टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि शास्त्रीय सिद्धांतकार संगठनों में मानवीय तत्वों की जानकारी रखते थे, लेकिन यह देखने की बात है कि उन्होंने मनुष्य के केवल तार्किक व्यवहार पर ही विचार किया और शायद मानव व्यवहार की इस तार्किकता में मौजूद तमाम सीमाओं पर विचार करने का जिम्मा साइमन जैसे लेखकों के लिए छोड़ दिया। आज की तारीख में यह महज सामान्य ज्ञान की बात है कि व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तार्किकता एक विशेष ढांचे के संदर्भ का विषय भर है। यह विशेष संदर्भ कर्मचारियों के ज्ञान, संगठन के उद्देश्यों को लेकर उनके विचार तथा निर्णय और किए गए काम के परिणामों के योग से बनता है। इससे यह निष्कर्ष निकालना आसान है कि तार्किकता के मनोगत गुण पर शास्त्रीय सिद्धांतकारों का अपेक्षित ध्यान नहीं गया। गुलिक और उर्विक के प्रशासनिक अध्ययन की एक खामी यह भी है कि उन्होंने सिर्फ औपचारिक संगठनों का अध्ययन किया। अनौपचारिक संगठनों की उन्होंने अनदेखी की है। न केवल ऐसे संगठनों की बल्कि ऐसे संगठनात्मक प्रक्रियाओं की भी इन्होंने अनदेखी की है, जबकि यह एक सामान्य ज्ञान की बात है कि संगठन हमेशा औपचारिक नहीं होते। मानव अपनी प्रवृत्तियों और ज़रूरतों के मुताबिक व्यवहार करता है, अतः यह ध्यान देने की बात है कि उनका वास्तविक व्यवहार हमेशा औपचारिक व्यवहार से भिन्न होता है। ऐसे में जहाँ तक प्रशासनिक प्रक्रिया के संदर्भ में इस अत्यावश्यक सच के नकारे जाने की बात है, वह बहुत ही यथार्थवादी है। इसी तरह की एक अनदेखी प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतकारों ने इसकी गतिशील प्रक्रिया को लेकर भी की है। जैसा कि अल्फ्रेड डायमोंड कहते हैं, प्रशासनिक संगठनों की अधिकतर अवधारणा अपने स्थायी होने की जिद से ग्रसित है। हालांकि हकीकत यह है कि ऐसे संगठनों के उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्प्रेरणाओं के चलते लगातार बदलते रहते हैं। इसलिए यह जरूरी था कि संगठन के इस परिवर्तनीय तत्व पर सिद्धांतकारों की स्पष्ट राय होगी। हालांकि यह उल्लेखनीय तथ्य है कि गुलिक कुछ हद तक परिवर्तन की इस भूमिका के प्रति सचेत थे। शायद इसलिए उन्होंने कहा, जो सिद्धांत एक स्थिति में उपयुक्त हो, जरूरी नहीं है कि दूसरी स्थिति में भी वह उतना ही उपयुक्त हो।
बावजूद इसके यह हकीकत है कि संगठन के इस परिवर्तनीयता जैसे तत्व पर आमतौर से शास्त्रीय प्रशासनिक सिद्धांतकारों का ध्यान नहीं गया। साइमन और मार्च शास्त्रीय प्रशासनिक विज्ञान की महत्वपूर्ण सीमाओं को इंगित करते हैं। इनमें से एक तो गलत प्रोत्साहन से संबंधित है, जबकि दूसरी सीमा यह है कि संगठनात्मक व्यवहार को परिभाषित करते समय संगठन के आंतरिक मतभेदों और हितों पर बहुत मामूली विचार ही किया गया है। साइमन और मार्च इसी क्रम में तीसरी सीमा यह चिन्हित करते हैं कि एक व्यापक और जटिल सूचना संशोधन व्यवस्था के रूप में मनुष्य की सीमाओं पर भी कम ध्यान दिया गया है। इसी तरह चौथी सीमा यह है कि पहचान और वर्गीकरण के मामलों में बोध की भूमिका पर विचार नहीं हुआ है, और अंत में कार्यक्रम के मूल्यांकन की प्रक्रिया पर भी ध्यान नहीं दिया गया। उपर्युक्त सीमाओं में से अंतिम सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि प्रशासन को संगठन के उद्देश्य तय करने, उन्हें व्यापक और सार्वभौमिक बनाने तथा पुनः परिभाषित करने की चिंता नहीं होती। दरअसल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अलग अलग ढंग से वर्गीकृत करने में असफल रहने की शास्त्रीय प्रशासनिक सिद्धांतों की कोई छोटी भूल नहीं माना जा सकता। बी सुब्रमण्यम इस मामले में शास्त्रीय सिद्धांतकारों की दो सीमाओं का जिक्र करते हैं। तो पहली सीमा तो यह बताते हैं कि इन सिद्धांतों में नफासत का अभाव है। ऐसे में ये बेहद सामान्य ज्ञान की बातें लगती हैं और प्रशासन को असली जामा पहनाने वाले अधिकारी शिक्षकों और बौद्धिकों की जिज्ञासाओं की पूर्ति नहीं कर पाती। दूसरी बात यह है कि शास्त्रीय सिद्धांतकारों ने अपना प्रबंध समर्थन पूर्वाग्रह दर्शाया है। सिद्धांतकार संगठन में मौजूद महज प्रबंध की समस्याओं से मुखातिब हैं। वे परिचालन संबंधी अन्य समस्याओं से, जो कि प्रबंध के अन्य स्तरों में मौजूद है, से कोई वास्ता नहीं रखते। मगर व्यापक आलोचनाओं के बावजूद आज भी प्रशासनिक साहित्य में शास्त्रीय सिद्धांत का ही प्रमुख स्थान है। प्रशासन की कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो संगठन के सिद्धांतों पर चर्चा किए बिना पूरी हो जाए। शास्त्रीय चिंतकों द्वारा इंजीनियर के रूप में की गई बातों में छिपे असाधारण सत्य जुटलाए नहीं जा सकते, लेकिन इस बात की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ये तमाम बातें भ्रामक हैं, महज अर्ध सत्यों को ही उद्घाटित करती हैं। साइमन ने शायद इसलिए इन्हें मुहावरा कहा और अपने लेखन में इनकी विस्तृत समीक्षा की, मगर वह भी इन्हें छोड़ नहीं सके। इस पूरे संदर्भ में अनिवार्य निष्कर्ष यह निकलता है कि यह सिद्धांत समूचे प्रशासन अर्थात प्रशासन के हर पक्ष को प्रतिबिंबित नहीं करते। इन तमाम विरोधों मतभेदों के बावजूद शास्त्रीय सिद्धांतकारों में एक समानता है। वह समानता यह है कि इनमें और मौजूदा समय में इस लेख में लेखन कर रहे लेखकों की प्रशासन की संरचना, प्रशासनिक अर्थव्यवस्था और कार्यक्षमता, झगड़ों के निराकरण, अधिकारों के वितरण तथा विकेंद्रीकरण आदि में रुचि समान है। धन्यवाद। लूथर गुलिक और लैंडल उर्विक के बारे में ये अंतिम वीडियो था। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।